टॉपिक इज ब्लड। ब्लड ब्लड के अंदर कई सारी चीजें हैं जिसका क्लासिफिकेशन हमारे को पता होना चाहिए कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया कौन सा है, या माइक्रोसाइटिक नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक कौन सा है, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक की। तो एग्जांपल्स आर दी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया, लेड टॉक्सिसिटी। और इनमें से क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे ऑल एक्सेप्ट करके ही पूछे जाते हैं। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इनमें से कौन सा नहीं है। ओके, तो हमारे को चारों चीजें पता होनी चाहिए: आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया एंड लेड टॉक्सिसिटी। ओके, देन सेकंड चीज आती है वो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। जो मैक्रो होते हैं उसके अंदर हाइपो एंड हाइपर की बात नहीं आती है। ओके, तो मैक्रोसाइटिक के एग्जांपल्स कौन से हैं हमारे पास में? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया मींस विटामिन B12 deficiencies, then failure of the DNA synthesis resulting in the asynchronous mutation of the RBC nucleus and cytoplasm. Megaloblastic bone marrow, hypersegmented neutrophils cause like the vitamin B12 deficiencies, folate deficiency and thiamine deficiencies. तो हमारे को तीन चीज हमारे को डेफिनेटली पता होनी चाहिए, और वो तीन चीज कौन कौन सी है अगर विटामिन मेगलोब्लास्टिक की बात आती है। तो अगर मैक्रोसाइटिक एनीमिया की अगर बात आती है तो हमारे को तीन कॉज हमारे को हमेशा याद होने चाहिए: विटामिन B12, देन थायमीन एंड थर्ड वन इज फोलेट। इन तीनों की डेफिशिएंसीज की वजह से क्या डेवलप होगा? हमारा मैक्रोसाइटिक एनीमिया डेवलप होगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक की, तो उसके अंदर देखते हैं कि नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, तो उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे चलता है कि एक तो होते हैं हाई रेटिकुलोसाइट काउंट एंड सेकंड वन इज द लो रेटिकुलोसाइट काउंट। हाई रेटिकुलोसाइट काउंट के अंदर कौन कौन सी डिजीज आती हैं? जैसे हमारा हिमेंजियोमा, then second one is dick, then third one is hemolytic anemia, then sickle cell anemia, then blood loss। और कई बार क्वेश्चंस आते हैं हमारे को ब्लड लॉस से, सिकल सेल एनीमिया से, हीमोलाइटिक एनीमिया। मतलब हर एक ऑप्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कैसा देखने को मिलता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है विद हाई रेटिकुलोसाइट काउंट। ओके, इसी तरीके से हमारे को नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक विद लो रेटिकुलोसाइट काउंट की डिजीज पता होनी चाहिए, जिसके अंदर कौन सी आती हैं? रेड सेल एप्लेजिया, then malignancies, then Fanconi's anemia, then anemia of the chronic disease. Okay, anemia of chronic disease। तो एक बेसिक फंडा अपने को पता होना चाहिए, और वो फंडा क्या है अभी बता देता हूं। देखिए, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज,
एंड पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये किस टाइप का एनीमिया है, और ऑप्शन में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मेंशन नहीं है। अगर मेंशन है तो आंसर क्या टिक करेंगे हम, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। ओके, बट अगर ये ऑप्शन में मेंशन नहीं है, तो इफ मेंशन नहीं है तो हम इसमें इसको किस में डालेंगे, बिकॉज ये प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, किसके अंदर, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक के अंदर, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक के अंदर। ओके, तो हमारे को ऑप्शंस में देखना है कि हमारे को ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक भी दे रखा है और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक भी दे रखा है, तो हम किसको टिक करेंगे, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक को टिक करेंगे। ओके, अगर मेंशन नहीं है तब हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक को मेंशन करेंगे। ओके देन अब हम बात करेंगे हमारा हिमोलाइटिक हिमोलाइसिस एंड हिमोलाइटिक एनीमियास की। तो उससे पहले इसी से रिलेटेड एक बेसिक फंडा है, वो भी हमारे को पता होना चाहिए कि अगर किसी भी पेशेंट का, अगर नोट है, ये नोट क्या चीज है ध्यान से लिखिए, अगर कोई भी पेशेंट हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है विद सीरम आयरन लेवल डिक्रीज है, एंड साथ में क्या है, इंक्रीज टीआईबीसी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टीआईबीसी इंक्रीज है, तो ये किस कंडीशन को शो करता है, ये कंडीशन को शो करता है हमारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। एंड जस्ट रिवर्स अगर किया जाए कि अगर कोई पेशेंट है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक है विद इंक्रीज सॉरी लो सीरम आयरन विद लो टीआईबीसी, यहाँ पे टीआईबीसी इंक्रीज होते हैं, तो एक ही फंडा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में टीआईबीसी इंक्रीज मिलता है, तो ये फंडा हमारे को याद रखना है। अगर दोनों ही डिक्रीज हैं तो ये किसको शो करेंगे, एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। ओके, तो ये दो कंडीशंस हमारे को हमेशा पता होनी चाहिए कि वो किसकी बात करना चाहता है हमारे साथ में। ठीक है, कई बार ऑप्शंस दिए जाते हैं तो हमारे को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके देन अगर हम बात करते हैं हिमोलाइसिस एंड हिमोलाइटिक एनीमियास की, तो इसके अंदर जो भी हिमोलाइसिस हो रहा है, मींस हिमोलाइसिस वर्ड बाय वर्ड हमारे को समझ में आता है कि इंक्रीज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज, एंड आरबीसी डिस्ट्रक्शन को ही तो हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, एनीमियास बोलते हैं। ठीक है तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, हिमोलाइसिस कंडीशन, अगर हिमोलाइसिस डिस्ट्रक्शन होता है तो एलडीएच अपने को पता है, सीरम एलडीएच लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, जैसे कि हमारे को हमारे सीबीएस में अपन ने किया था, इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, जहां पे भी डिस्ट्रक्शन होगा एलडीएच इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हिमोलाइसिस के अंदर एलडीएच इंक्रीज होगा। देन अगर बात करें हिमोलाइसिस की, तो हिमोलाइसिस दो जगह हो सकता है, या तो इंट्रावेस्कुलर और या एक्स्ट्रा वेस्कुलर। ओके, तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन डिग्रेडेड इंट्रावेस्कुलरली विद इन द प्लाज्मा। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रावेस्कुलर। एंड आरबीसी डिग्रेडेड within the cells of the reticular endothelial system, means स्प्लीन एंड लीवर के अंदर अगर डिग्रेड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर। तो मतलब विद इन द प्लाज्मा एंड विद इन द सेल। ठीक है, डिफरेंस इतना ही है। तो यहाँ पे हमारे को इंट्रावेस्कुलर में क्या देखने को मिलेगा, इंट्रावेस्कुलर में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे
free hemoglobin in the plasma, free hemoglobin in plasma, because ये इंटरवेस्कुलर हुए थे, तो यहाँ पे जो भी एरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा तो उसके बाद में आप हीमोग्लोबिन क्या होगा, फ्रीली प्लाज्मा में हमारे को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज हमारे को पता होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, प्लाज्मा हिपेटोग्लोबिन, हिपेटोग्लोबिन, plasma hepatoglobin level is increase, sorry, decrease, plasma hepatoglobin level is decrease. Okay, sorry, just a second. ओके, तो हमारे को क्या पता होना चाहिए कि इंट्रावेस्कुलर की अगर हम बात करें, इंट्रावेस्कुलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा, पहली चीज फ्री हीमोग्लोबिन इन द प्लाज्मा, देन सेकंड चीज हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्लाज्मा प्लाज्मा हिपेटोग्लोबिन ग्लोबिन लेवल इज डिक्रीज, लेवल इज डिक्रीज। ओके, तो ये बेसिक फंडा हमारे को क्लियर होना चाहिए, और इसी के साथ में इंट्रावेस्कुलर वाइज हमारे को दो चीज के अलावा और क्या चीज पूछ सकते हैं, वो थर्ड चीज हमारे को वो पूछेंगे मेथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, मेथ हीमोग्लोबिन, तो मेथ हीमोग्लोबिन यूरिया एंड मेथ हीमोसिटीन यूरिया हमारे को किस में देखने को मिलेगा, इंट्रावेस्कुलर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से कई बार हमारे को इंट्रावेस्कुलरली कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारा हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अगर हम बात करें हैं एक्स्ट्रा, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर की, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था डिग्रेड कहाँ पे हो रहा है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर, मींस स्प्लीन एंड लिवर के अंदर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली प्रेजेंट मिलेगी, स्टार स्टार स्टार। ओके, एंड hemoglobin is degraded within the RBC reticular endothelial system, so यहाँ पे हम है, तो इसकी वजह से क्या मिलेगा हमारे को, इंक्रीज दी conjugated हेलो डॉक्टर नीलेश, में भी शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ था। तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, इंक्रीज दी यूरिनरी यूरोबिलिनोजन, increase the urinary urobilinogen and increase the fecal में क्या मिलेगा, स्टर्कोबिलिनोजन, fecal स्टर्कोबिलिनोजन। ओके, तो ये बेसिक चीज है जो हमारे को हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइसिस से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस की। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के अंदर हमारे को क्या क्या चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस क्या रहता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की डिजीज है, जहाँ पे दो चीजें हैं। हर डिजीज वाइज अगर कोई भी डिजीज आती है तो उसके अंदर दो बातें हमारे को पता ही होनी चाहिए। अब वो जैसे देखो, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस की अगर बात करते हैं तो वहां पे पहली चीज कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और यहाँ पे मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेन डिफेक्ट कौन से प्रोटीन के अंदर मिलता है, तो उसका आंसर क्या देना अपने को, एनकायरिन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोटीन है ये जो कि मोस्ट कॉमन, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेन डिफेक्ट क्योंकि इसमें देखने को मिलता है, तो एनकाइनिन प्रोटीन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी प्रोटीन होती है, इसके अलावा प्रोटीन होती है हमारी प्रोटीन 3, प्रोटीन 3 स्पेक्ट्रीन, स्पेक्ट्रीन एंड पैलेडीन, पैलेडीन, ओके। तो हमारे को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। वन करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, वो क्या मिलेगा हमारे को, स्प्लीनोमेगेली, एनीमिया, स्प्लीनोमेगेली एंड जॉन्डिस। तो अगर बात की जाए इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसके अंदर हमारे को क्या मिलेगा, स्प्लीनोमेगेली, then second is anemia, then third is jaundice, third is jaundice। और लेबोरेटरी वाइज अगर पूछा जाए कि एचएस के अंदर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के अंदर हमारे को क्या मिलेगा, और वन अगर ये करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से करेक्टरिस्टिक लेबोरेटरी फाइंडिंग या इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए क्या मिलेगी हमारे को, इंक्रीज दी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, कि उसको हाइपर ऑस्मोलर में डालने पे वो कितनी जल्दी डिग्रेड होती है, तो वो इजीली डिग्रेड हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज दी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, ओके। तो इसके साथ साथ में हमारे को क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू एमसीवी वैल्यू इज डिक्रीज एंड MCHC is increased and osmotic fragility is also increased। तो ये 3-4 करेक्टरिस्टिक मिलके सारी चीजें क्या बनाती है हमारे हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस को, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस को। इसके अलावा हमारे को क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा हमारे को पता होना चाहिए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी अगर बात की जाए क्वेश्चंस वाइज, तो या तो ये इंक्रीज हो सकती है या ये क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब वो इंक्रीज होती है। फर्स्ट हमने अभी बात की थी hereditary spherocytosis, then autoimmune hemolytic anemia, autoimmune hemolytic anemia, then hemolytic disease of the newborn, hemolytic disease of the newborn, hemolytic disease of the newborn, then malaria। ये हमारे को ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऑल एक्सेप्ट करके पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन सी डिजीज और इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के साथ में प्रेजेंट नहीं होती है। तो हमारे को डिक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी भी पता होनी चाहिए। तो उनके अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है, देखिए थैलेसीमिया, देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, IDA, then सिकल सेल एनीमिया, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे को पता होनी ही चाहिए। और
एक क्वेश्चन आता है हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस के, इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? इसमें कुछ भी नहीं है, स्प्लीनेक्टोमी कर दो और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर हम होम्योपैथिक मेडिसिन भी दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी ऑफ द सिम्पटम। ओके ओके, ट्रीटमेंट तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में सिकल सेल एनीमियास। ओके, और ये स्टार्ट करने से पहले हम हमारे को एक बेसिक फंडा इसका पता होना चाहिए, और वो क्या है कि इतना सा नोट करके लिख लो, क्योंकि कोई भी डिजीज के लिए मैं हमेशा नोट लिखवाता हूँ। तो सिकल सेल एनीमिया के लिए नोट लिख लो, पी आर्म, ये बाद में समझ में आएगा ये क्यों लिखा अपन ने नोट। पी आर्म छोटी चेन, स्मॉल चेन, एंड क्यू आर्म बड़ी चेन। ये एक बॉक्स में डाल के रख लो, कब आएगा काम में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, बट ये सिकल सेल एनीमिया में काम आएगा। ठीक है, एक्चुअल में सिकल सेल एनीमिया क्यों डेवलप होता है? म्यूटेशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन दैट चेंज द 6 एमिनो एसिड फ्रॉम द ग्लूटामिक एसिड टू वेलिनिन इन द बीटा चेन ऑफ द एचबीए एडल्ट के अंदर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? और ये रिप्रेजेंटेशंस पे ही हमारा क्या आता है, ऑप्शंस आते हैं। तो HBSS रिप्रेजेंट दी सिकलिंग। ओके, एंड बीटा का क्या, बीटा चेन पे कौन सी? 6 ग्लूटामिक एसिड, GLU। एंड वो कहां से रिप्लेस होता है? वेलिन से, वेलिनिन। और यहीं से हमारा क्या आता है? MCQs। ओके, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। कुछ करेक्टरिस्टिक, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये क्योंकि ये जितनी भी पीपीटीज हैं ये सिंपल ही हमारी क्रैश कोर्स के हिसाब से ही बना रखी है हमने, कि हमारे को अगर सिकल सेल एनीमिया के अंदर कौन सी चीज पता होनी चाहिए, तो वो हमारे को ये करेक्टरिस्टिक बॉडीज हमारे को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बॉडीज हैं? ओवल जेली बॉडीज, फिश माउथ वर्टेब्रा, हैंड एंड फुट hand and foot sign, then gamma gadi bodies, crew cut appearance। ये सारी किस्में देखने को मिलती है हमारे को सिकल सेल एनीमियाज में। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे को एट ए ग्लांस पता होनी ही चाहिए। और थैलेसीमिया स्टार्ट करने से पहले सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड एक दो चीजें और बता देता हूँ। जैसे अगर क्रोनिक मैनिफेस्टेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे हेमोलाइसिस डेवलप होगा। हेमोलाइसिस से क्या डेवलप होगा? एनीमिया। एनीमिया से क्या प्रेजेंटेशन आएगी? कार्डियोमिगेली, हिपेटोमिगेली, कार्डियोमिगेली एंड हिपेटोमिगेली। देन स्टंटेड ग्रोथ मतलब छोटी हाइट, बोजिंग स्किल, स्कल के अंदर कैसा रहेगा? सॉफ्ट स्पंजी फीलिंग रहेगी, बोजी स्कल, एंड फिश माउथ वर्टेब्रा, क्योंकि ये वहां पे साथ में क्या मिल सकता है? क्रोनिक रेट अल्सर्स प्रेजेंट मिल सकते हैं। ओके, इसी तरीके से इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, क्योंकि सिकलिंग से क्या होगा? विस्कोसिटी को बढ़ाएगा, एंड बढ़ने से क्या डेवलप होगा? इस्चीमिया डेवलप होगा। तो कहाँ पे डेवलप होता है इस्चीमिया, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आते हैं। अगर बोन में इस्चीमिया डेवलप हो रहा है तो क्या डेवलप करेगा? ऑस्टियोमाइलाइटिस। स्प्लीन के अंदर अगर इस्चीमिया डेवलप करेगा तो क्या करेगा? हाइपोस्प्लीनिज्म या ऑटोस्प्लीनेक्टोमी डेवलप करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये। ठीक है, देन प्रियाप्रिज्म, किडनी के अंदर रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। ओके, ये सारी चीजें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, देन हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया कितने टाइप का है एंड क्या है?
थैलेसीमिया में जैसे कि हम पढ़ते हैं तो थैलेसीमिया करेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन चेन दैट स्ट्रक्चरली नॉर्मल। तो दो चीजें हमारे को हमेशा इसके रिलेटेड पता होनी चाहिए, और वो दो चीजें कौन कौन सी है थैलेसीमिया में। हम तो इसको याद करते हैं थैला से। अभी मैं बताऊंगा, नोट में लिख दो थैला। और ये थैला क्यों बोल रहा हूं अभी बताऊंगा। थैलेसीमिया को थैला से क्यों हम नोट में डालते हैं मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि थैलेसीमिया की अगर बात करें तो थैलेसीमिया में दो चीजें हैं कि डिक्रीज द रेट ऑफ द सिंथेसिस, डिक्रीज द रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन चेन। दो तरीके अल्फा एंड बीटा, कोई भी चेन का क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए रेट, बट वो स्ट्रक्चरली क्या रहेगी, स्ट्रक्चरली नॉर्मल। तो ये दो कंडीशंस मिलके क्या बनाएगी हमारा थैलेसीमिया। ओके, देन बीटा थैलेसीमिया जिसको कुलीज एनीमिया भी बोलते हैं, जो कि क्या है मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया। मोस्ट कॉमन साइट की बात की जाए, मोस्ट कॉमन साइट की बात की जाए तो वो क्या रहता है, IVS1 और एंट्रॉन 1। ओके, तो अब बात आती है मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया। तो मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया कैसे याद रखेंगे, अगर कुलीज एनीमिया सारी चीजें मेंशन है तो, कि कुली हमेशा क्या उठाता है, कुली हमेशा क्या उठाता है, थैला उठाता है। तो हमारे को याद रहेगा कुलीज एनीमिया मोस्ट कॉमनली बीटा थैलेसीमिया में देखने को मिलता है, या बीटा थैलेसीमिया को ही कुलीज एनीमिया बोलते हैं, कि कुली हमेशा क्या उठाएगा, थैला उठाएगा। इससे बीटा थैलेसीमिया को याद कर रखा है। ओके, Dr. देन Nilesh, kindly check the end question. ओके रीजॉइन अगेन। देन अगर हम बात करें दो इससे ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया स्टार्ट हो गया है, उससे पहले एक बार इसको हम थैलेसीमिया को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। थैलेसीमिया में इसके अलावा क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है थैलेसीमिया को हमने किस में बांटा था, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, नॉर्मल HbA2, नॉर्मल ही मिलेगा हमारे को HbF फीटल हीमोग्लोबिन। देन यहाँ पे क्या सारे सिम्टम रहेंगे, माइल्ड सिम्टम रहेंगे हमारे को। माइल्ड सिम्टम किसके, माइल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड माइल्ड एनीमिया प्रेजेंट मिलेगा। एंड यहाँ पे कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया में क्या मिलेगा हमारे को, इंक्रीज दी HbA2, HbA2 एंड इंक्रीज HbA2 क्या होता है, डायग्नोस्टिक फैक्टर होता है इसका। क्या होता है, डायग्नोस्टिक फैक्टर होता है। जहाँ पे स्टार लगा, अपने नोट्स अगर भी बनाओ तो मेरी तरह बना सकते हो कि एक ट्रायंगल बना के कि हाँ इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है या डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है। साथ में क्या मिलेगा, इंक्रीज HbF भी इंक्रीज मिलेगा। माइल्ड एनीमिया सेम इसमें भी प्रेजेंट मिल सकता है। और बीटा थैलेसीमिया अगर माइनर की बात की जाए तो वहां पे भी नो नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, एक क्वेश्चन हमारे को आता है मेनली, और वो हमारे को पता होना चाहिए कहाँ से आता है। अभी जैसे कि अपने थैलेसीमिया की अगर बात करें तो उसके अंदर मैंने कई सारे ओवल जेली बॉडीज, उसके अलावा फिश माउथ वर्टिब्रा, कई सारी अपीयरेंस बताई थी जो हमारे को पता होनी चाहिए। ये किस में थी, थैलेसीमिया के अंदर थी, सॉरी सिकल सेल एनीमिया के अंदर थी। तो थैलेसीमिया में भी हमारे को क्या देखने को मिलता है, क्रियो कट अपीयरेंस, क्रियो कट अपीयरेंस। तो क्रियो कट अपीयरेंस हमारे को किस किस में देखने को मिलती है,
तो हमारे को कंडीशंस पता होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज थैलेसीमिया, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देन सिकल सेल एनीमिया, देन थर्ड अदर हेमोलाइटिक एनीमियाज, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम ट्रांसफर सेक्शंस देखते हैं तो ट्रांसफर सेक्शंस में हमारे को इस तरीके से क्रियो कट हेयर एंडिंग्स दिखते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रियो कट अपीयरेंस या हेयर एंड अपीयरेंस। ओके, तो ये ट्रांसफर सेक्शंस में देखने को मिलते हैं। तो ट्रांसफर सेक्शंस किस तरीके से, टी एंड एस। तो टी मींस दी थैलेसीमिया, मींस ये पहले इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट कॉमन अगर दोनों ऑप्शन में है तो किसको टिक करेंगे हम, थैलेसीमिया को। देन टी एस, एस मींस दी सिकल सेल एनीमिया इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ये अपीयरेंस मोस्ट कॉमनली थैलेसीमिया में देखने को मिलती है, ठीक है। बट हमारे को किस में भी देखने को मिल सकती है, सिकल सेल एनीमिया में भी देखने को मिल सकती है। प्लीज रीजॉइन अगेन, देन वी कैन कंटिन्यू।